हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास की हिस्ट्री। इट इज़ अ बुक ऑफ द 6th क्लास। द टॉपिक इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब, है ना। सो यार, द बुक टाइटल इज और पार्ट 1, हमारे अतीत भाग 1। सो इट इज एनसीईआरटी बुक। सो यार, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री पार्ट ऑफ दिस। सो यहाँ पर क्या है कि दिस चैप्टर स्टार्टेड फ्रॉम, ये जो चैप्टर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? रसीदा। सी इज अ स्टूडेंट, तो वो क्या करती है? सी स्टडी और रीडिंग अब न्यूज़पेपर एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर स्टार्टेड। सो यहाँ पर पहला चीज़ ये है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। मतलब क्या है इसका कि कैसे पता लगाएं किसका? इतिहास का, हमारे। सो यार, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो हम अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? सो बिफोर इट फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, इट मीन व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, सो यू आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट द लास्ट डे, है ना। कि आप पिछले दिन के बारे में पढ़ते हैं, या आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, या रेडियो पर सुनते हैं, या टेलीविजन पर देखते हैं। सो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट ईयर्स, है ना। ये भी आप देखते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, या अभी उससे पिछले साल में क्या हुआ था। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्गर टाइम, जैसे कि 1947 अगर हम अब बात कर लें, सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। ये क्या है? इतिहास का हमारे विषय है। सो हेयर व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? तो यहाँ पर कुछ सोर्स हैं या स्रोत हैं कि हमें अपने अतीत बारे में कैसे क्या जान सकते हैं। लाइक ये कि लोगों का फूड क्या था, व्हाट वाज द फूड, क्लॉथ, ऑक्यूपेशन, कल्चर, गेम एट्सेट्रा। मतलब in the last years or before 100 years ago, how people wearing cloth, what was the food, what was the occupation, what was the culture, what was the game। मतलब कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या उनका कार्य था, जैसे कि एग्रीकल्चर, या उनका कल्चर, संस्कृति कैसी थी, और वो क्या क्या गेम खेलते थे, या खेल टाइम पास के लिए क्या क्या करते थे। सो यार, नेक्स्ट इज अबाउट दिस, वेयर डिड पीपल लिव। अब यहाँ पे बात आती है कि लोग रहते कहाँ पर थे, तो हम इसके तहत ये जानेंगे। सो अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, यानी कि लोग कहाँ रहते थे पहले, जैसे कि नदियों के किनारे पर, है ना। बिकॉज क्यों क्यों रहते थे वहाँ पर? सो बिकॉज वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। जल क्या है? लाइफ के लिए, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फर्स्टली पीपल हैड स्टार्टेड टू लिव अलॉन्ग साइड ऑफ द रिवर। तो सबसे पहले लोगों ने कहाँ पर रहना शुरुआत की? कि नदियों के किनारे पर, जहाँ पर उनको जल आसानी से मिल जाए। सो अर्लीस्ट पीपल वर स्किल्ड गैदरर, मतलब जो अर्लीस्ट थे, जो पहले जो मनुष्य लोग थे, वो क्या करते थे? वो बहुत ही पारंगत थे कलेक्शन करने में। गैदरर्स, हंटिंग ए गैदरर जो जानते हैं कि आखेटक और संग्रहण करता, तो यहाँ पर संग्रहण करते। क्यों क्यों वो संग्रहण करते थे? फॉर देयर फूड, है ना। कि इधर से पिक किए किसी पेड़ से, या कहीं से इधर मूव करते हुए जाते थे, और वो क्या करते थे? गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर कहाँ पर एग्जाम्पल आएगा अगर आपको, तो क्या कर सकते हैं कि पीपल स्टार्टेड टू लिविंग अलॉन्ग साइड ऑफ द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। कहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिए थे? नर्मदा रिवर पे। सो नेक्स्ट इज अबाउट द सुलेमान एंड किरतार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। और फिर इसके बाद कहाँ पे रहते थे? कि फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बर्ली अबाउट 8000 ईयर एगो। तो यहाँ पर बात आती है कि जो किरतर है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ, वहाँ पर कुछ ऐसे स्थान मिले लगभग 8000 साल पहले, या 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया, है ना। पीपल ऑल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल लाइक सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव इन विलेज। फिर क्या करते थे लोगों ने? क्या किया कि पालतू बनाना जानवरों को शुरू किया, और उसके बाद वो गांव में रहने लगे। नेक्स्ट इज अबाउट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल। फिर उसके बाद लोग कहाँ पर आ गए? कि जो गारो हिल्स हैं उत्तर भारत की, किसमें? उत्तर पूर्व भाग में, वहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया। और उसके बाद विंध्याचल की पहाड़ियों में, जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है, वहाँ पर रहना। सो द प्लेसेज वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। अब यहाँ पर ये भी मिला कि
विंध्याचल की पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उपजाया गया, तो वो यहाँ पर एक एविडेंस या साक्ष्य मिलता है। अबाउट 4700 ईयर्स एगो, लगभग 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। कुछ शहर जो हुए वो क्या हुए, प्रारंभ हो गए बनना या वहाँ पर बने किसके किनारे, सिंधु नदी के किनारे और इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी और इसकी सहायक नदियों के। अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज स्टार्टेड टू डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज। लगभग 2500 साल पहले किसके किनारे बात करेंगे, गंगा नदी के किनारे लोग रहना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर शहरों का विकास होना शुरुआत हो गया और उसकी सहायक नदियों के किनारे। एंड अलोंग द कोस्ट सिटीज हैड डेवलप, और समुद्र तटों पर भी क्या हुए, शहरों का विकास होना प्रारंभ हो गया। सो हियर इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। मतलब कि जो गंगा की सहायक नदियां हैं जैसे कि सोन नदी और गंगा, उसके बीच में क्या है, मगध एक साम्राज्य हुआ करता था। करंटली वो कहाँ है, किस स्टेट में है, बिहार में। ये आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। सो इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेटअप लार्ज किंगडम, यानी कि इसके जो शासक थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और ये इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना की। नाउ अभी हमने जो प्लेसेस डिस्कस किए हैं कि लाइक एजा किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। सो किरथर इज हेयर इन द पाकिस्तान, सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पाकिस्तान में है। तो ये आपको जानना जरूरी है। ये इंडस रिवर का क्या है, फ्लो होती है, यानी कि सिंधु नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, ब्यास, सतलज। ये सारे के सारे क्या होते हैं, भारत में भी प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले हमने नर्मदा नदी की बात की थी। सो नर्मदा नदी कहाँ पर है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज द क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम हियर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न कि नर्मदा नदी कहाँ है, तो नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच है, ये भी आपको याद रखना। सो नर्मदा नदी सिचुएटेड बिटवीन द फोल्ड ऑफ द विंध्याज एंड द सतपुड़ा हिल्स, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा कि नर्मदा रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग टूवर्ड द वेस्ट वर्ड। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये कहाँ पर है, यहाँ आप लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द, फिर हमने बात की कि वेस्टर्न है ना, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न गारो हिल्स। तो ये गारो हिल्स क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न में है, यहाँ पर ये लोकेट कर। क्या करते हैं कि मैपिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि विंध्याज। विंध्याज कहाँ है, देखो सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले। फिर सोन नदी ये है एंड द गंगा नदी ये इन द पार्ट ऑफ द बिहार, एक मगध किंगडम का स्थापना हुई थी जो कि बहुत ही पावरफुल था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल विच आर द रिवर्स फ्लोइंग इन द इंडिया। तो क्या है कि जैसे हमने अभी ट्रिब्यूटरी की बात की गंगा की, सो यमुना रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी कि यमुना गंगा की सहायक है, चंबल गंगा की सहायक, यमुना की सहायक है, सॉरी सोन गंगा की सहायक है। सो ऑल दीज आर द रिवर। फिर महानदी रिवर हेयर, गोदावरी इन द साउथ इंडिया, कृष्णा in this region. So all these are the rivers and it is a old map of the India, है ना, कि यहाँ पर आप सब कॉन्टिनेंट भी देख रहे हैं, लाइक है जी पाकिस्तान। सो नेम्स ऑफ द लैंड क्या है यहाँ पर, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, यानी कि भारत का जो नाम है वो कहाँ से आया, ये इंपॉर्टेंट है, अपने देश के नाम कैसे यहाँ पर आए। सो यार कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, मतलब कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। द ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, मतलब कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से क्या हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा, है ना। सो वहाँ पर क्या हुआ, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वर कॉल्ड इंडिया। तो किसके की जो ईस्ट में है, किसके, इंडस रिवर के ईस्ट का जो पार्ट है, यहाँ पे इंडस रिवर है, अभी मैप में आपने देखा कि इसके ईस्ट का, इसके पूर्व का जो भाग है वो क्या कहलाता है, ये इंडस रिवर है। सो इसके पूर्व का भाग ये क्या कहलाया, इंडिया। ओके,
तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया शब्द कहाँ से आया, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया। इसके बाद बात करते हैं कि जो भारतवर्ष जैसे आप सुनते हैं, सो द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये क्या थे, ये एक तरीके से कबीला थे, है ना, तो ये उससे आया था। सो एंड हु वर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद में भी आपको देखने को मिलता है। सो एर द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। मतलब ये ऋग्वेद है क्या, तो ये एक कंपोजिशन है संस्कृत में जो कि लगभग 3500 साल पहले हुआ था। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में भारत नाम किसके लिए यूज हुआ, देश के लिए। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट, जिसको आप बोलते हैं सोर्सेज या स्रोत क्या है, इतिहास को कैसे आप पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज अबाउट द मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियाँ। वन इज टू सर्च फॉर द रीड बुक दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। मतलब अगर कोई बहुत साल पहले लिखी हुई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है तो क्या करता है, उसको पढ़ता है। सो दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियाँ, उनको हम कहते हैं बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, जो कि हाथ से लिखी गई थी। यानी कि जो जैसे आप लिख रहे हैं वो हाथ से, है ना, नोट बना रहे हैं, तो क्या होगा अगर ये हिस्ट्री से रिलेटेड है एंड यू हैव सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ऑल प्रेजेंट टाइम एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी रीड। तो जैसे कि अभी आप इसके बारे में बात कर रहे हो, कुछ दिनों बाद ये क्या होगा, पढ़ा जाएगा। सो लाइक दिस टाइप ऑफ द हैंड रिटन, है ना, इट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। सो दीज वर यूजुअली रिटन, ये किस पर लिखे जाते थे, बेसिकली पाम लीफ, है ना, पाम लीफ और एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालय। यानी कि ये ताड़ पत्रों था हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। सो ये किसमें, अब इनके लिखने के लिए कोई स्क्रिप्ट होगी, कोई कला होगी, है ना, जो क्या होती थी, संस्कृत होती थी या प्राकृतिक लैंग्वेज होती थी या कोई भी लोकल लैंग्वेज जैसे कि तमिल या वहाँ के लोग जानते थे। सो व्हाट इज दिस, ये आया कहाँ, तो दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। मनु ये क्या है, मनु एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या है, मनु, मनु क्या है, हाथ, यानी कि हाथ से लिखे गए। नाउ इसके बाद आपकी बुक में मिलेगा, जब आप एनसीईआरटी देखेंगे वहाँ पर एक पांडुलिपि मिलेगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अभिलेख की। दीज वर इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख। तो अभिलेख की जब बात करते हैं, दीज वर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच ए स्टोन और मेटल। मतलब कि किसी पत्थर पर कुछ किसी राजा ने लिखवा दिया या किसी हार्ड स्टोन पर लिखवा दिया या मेटल पर, है ना, उसको वहाँ पर लगवा दिया, तो ये क्या है, इंस्क्रिप्शन। समटाइम्स किंग गॉड दियर ऑर्डर, यानी कि कभी कभी जो राजा होते थे अपने जो आदेश होते थे वो उनको लिखवाते थे, पीपल जिससे लोग उसको फॉलो करें, रीड करें, अच्छे से देखें, समझे, पढ़ें और उसको पालन करें। देयर आर द अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन, जिसमें कि इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। मतलब जिसमें कि राजा और रानियां अपना रिकॉर्ड रखते थे, यानी कि उन्होंने क्या क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। जैसे कि आप देखते हैं कि राजा अपनी विजयों का उल्लेख करते हैं इसमें, तो ये भी देखने को मिलता है इंस्क्रिप्शन में या अभिलेखों में। दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 ईयर्स, यानी कि 2250 साल पहले, एंड वॉज फाउंड इन द कांधार। अब एक यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कांधार में प्राप्त किया गया, प्रेजेंट डे इन अफगानिस्तान। अब यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं कि यह जो कांधार से इंस्क्रिप्शन या अभिलेख पाया गया, हु, है ना, किसके टाइम में था, है ना, और किसने इसको लिखा था। सो रिमेंबर इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। मतलब उस समय के अशोक के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा लिखवाया गया था। सो यार इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको ये याद रखना है, अभी जब आप आगे पढ़ेंगे सो यू विल नोट अबाउट दिस। क्या नोट करोगे, क्या देखोगे कि कौन था अशोका, इसकी हम बात करेंगे। वेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो उसको लिखने की एक कला का इस्तेमाल करते हैं, जिसको, है ना, बोल। सो स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन। स्क्रिप्ट में क्या क्या होता है, उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ जैसे लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना, वर्णमाला होती है, उसमें कुछ साइंस होते हैं, यानी कि कुछ आकार होते हैं और
वहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन, जब हम पढ़ते हैं, और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज, जैसे कि हम कुछ भी पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसके लिए किसी लैंग्वेज की या भाषा की आवश्यकता पड़ती है। सो दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, यानी कि जो अशोक ने यहाँ पर कांधार में अभिलेख खुदवाया था उसमें 2 प्रकार की स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का यूज किया। कौन कौन सी? ग्रीक और अरेमिक। इसकी बात हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। सो यार ग्रीक मतलब ये कहाँ पर खुदा हुआ है? टॉप, एंड द अरेमिक ऑन द बिलो, मतलब ग्रीक ऊपर में लिखा हुआ। जैसे ये एक इंस्क्रिप्शन मिला किसी पत्थर से, तो यहाँ पर ऊपर के भाग में क्या मिलेगा आपको? ग्रीक लिखा हुआ मिलेगा और नीचे अरेमिक में लिखा हुआ मिलेगा। सो यार इसके बाद बात करते हैं पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में लाई जाती हैं जिनको कौन पढ़ता है? आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद पढ़ते हैं। जैसे कि इंस्क्रिप्शन जो मिला कांधार में, तो उसको किसने पढ़ा है ना, उनको क्या बोल रहे हैं? पुरातत्वविद। सो द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड द ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, मतलब जो उस टाइम पर किसी भी जगह पर लिखा गया, किसी भी इस पर खोदा गया या पेंटिंग बनाई गई किसी भी रिमेन पर, तो उसको पढ़ने के लिए क्या किया जा रहा है? ये आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व है ना विभाग इसको पढ़ता है। जैसे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया, तो है ना, ये एग्जाम्पल आपको मैं भी दे रहा हूँ। इन आर्कियोलॉजी पूरा क्या होता है? ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्यूएट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल, वेपन, पॉट्स, फैन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन। जैसे कि किसी भी जगह पर अगर कुछ भी मिलता है तो उसको क्या किया जाता है? पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? वहाँ पर खुदाई की जाती है। वहाँ पर कौन कौन से औजार मिले, क्या वेपन्स मिले, किस प्रकार के बर्तन थे, कौन से वहाँ पर ऑर्नामेंट थे और आभूषण थे और कैसे वहाँ के सिक्के थे, इसके बारे में हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। सो यार नेक्स्ट इज अबाउट द हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासविद है ना, इतिहासकार। सो हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर, इतिहासकार कौन है? अब ये क्या होते हैं? इतिहासकार किसे कहते हैं हम? सो यार हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंक्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी, मतलब कि इन सब का, जैसे भी हमने आपको बताया कि अभिलेख जो पढ़ रहे हैं, हु रीड द अभिलेख, हु फाउंड द इंस्क्रिप्शन फ्रॉम वेरियस प्लेसेज और वेरियस टाइप ऑफ द कॉइन्स, तो इनके स्टडी के आधार पर जो लोग हमें बताते हैं कि ये इतने साल पुराना था या ये ऐसे ऐसा वहाँ पर हुआ था। जैसे कि पशुपालन कब स्टार्ट हुआ था ये हमें पता चलता है, तो क्या करते हैं? इतिहासकार हमें बताते हैं। सो यार अब हमें बात ये आती है कि हमारा इतिहास एक ही है, अतीत एक है या अनेक है? वी हैव ओनली वन पास्ट और मोर देन वन। तो यहाँ पर जब अगर हम इसकी बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक और अकॉर्डिंग टू योर बुक हेयर मेंशन अबाउट दिस आवर पास्ट वन, है ना, कि यहाँ पर एक प्लूरल में है, बहुवचन में है कि हमारा इतिहास एक यहाँ पर नहीं दिखाता है। तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं? सो यार इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन इट, कैसे कि हमारा पास्ट प्लूरल था या सिंगुलर था। सो यार क्या होते हैं कि अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी कि हमारा जो इतिहास है वो विभिन्न विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न जगह पर होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, साथ में अगर हम बात करें कि नर्मदा वैली की, साथ में हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो ये हमारे क्या होंगे? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, कल्चर, संस्कृति, पहनावा, खान पान, यानी कि क्लॉथ है ना, कल्चर, आज दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमने पहले ही बताया। सो यार वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि हिस्ट्री जो है वो क्या होती है? 2 कंपोनेंट, वन इज द क्रोनोलॉजी एंड द सेकेंड इज द जियोग्राफी, यानी कि एक क्या है? कालक्रम या कालखंड के अनुसार जिसको हम स्टडी करते हैं, जैसे कि 1500 साल पहले, फिर 1200 साल पहले, तो ये यहाँ पर कालखंड हो गया। एंड सेकंड थिंग इज अबाउट द जियोग्राफी एंड इट मीन्स ये क्या है? इट्स रिलेटेड टू द वेरियस रीजन, क्या है? विभिन्न विभिन्न भौगोलिक एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र हैं। जैसे कि IBC की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्या है? ये अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। नर्मदा वैली की साउथ इंडिया में है। नॉर्थ ईस्ट में अगर गारो हिल्स की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो ये डिफरेंट जगह हो जाए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि दैट टाइम पीपल्स ऑलवेज हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑक्यूपेशन,
है ना, कि कहीं पर लोग क्या करते थे कि कहीं पर लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, तो कहीं पर उन्होंने बस रहना स्टार्ट किया था। सो ऑल दी टाइप ऑफ दिस, है ना, कि इनका ये ऐसा धीरे धीरे स्टार्ट होता है। सो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। नेक्स्ट इज अबाउट द डेसिफरमेंट, है ना। अब यहाँ पर हम कुछ अलग बात करेंगे कि ये आपके हर एक चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी की कि अन्यत्र कहाँ हमने इसको पढ़ा है। उससे पहले तो ये क्या होता है कि हमें अभिलेखों को पढ़ना है। तो ये अभिलेख कैसे हैं कि रोसेता, है ना, कि कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, जैसे कि हमने भी बताया कि इंस्क्रिप्शन लाइक ए स्टोन और एनी प्लेस, है ना, पत्थर। तो रोसेता इज ए टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ द इजिप्ट। अब आपको ये याद रखना है कि यह शहर किस उसमें पाया जा रहा है, यानी कहाँ पर है। तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। एंड हेयर एंड इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, जहाँ पर एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिसे एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में मिला, यानी कि 3 डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड स्क्रिप्ट, ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ द इजिप्टियन। कौन कौन सी हैं? ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ द इजिप्टियन। तो मिस्र की यूनानी, उस टाइम क्या बोलते थे ग्रीक को? यूनान, है ना। तो इजिप्टियन और ग्रीक में कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। सो स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर आउट दैट द नेम्स ऑफ किंग एंड क्वींस वर इंक्लूडेड इन अ लिटिल फ्रेम, ठीक है, कॉल्ड अ कॉर्टेज। तो इसके बाद कारतूस, इसके बाद क्या बोल सकते हैं कि उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के एक छोटे से फ्रेम दिखाए गए हैं जिनको क्या बोला जा रहा है? कारतूस, ठीक है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक, है ना, क्या किया? समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। दे देन प्लेड द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइन साइड बाय साइड एंड आइडेंटिफाइड द साउंड फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। मतलब कि उन्होंने वहाँ पर देखा कि ये कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इट इज लाइक दिस। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, सो यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हुए हैं, साइन एंड बिलो इट कुछ लेटर दिए हुए हैं। जैसे कि ये सिंबल है तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ था? पी, तो इसको उन्होंने पढ़ा। फिर ये जो सिंबल है इसके नीचे टी, है ना, फिर उसके बाद ओ, एल, एम, आई, एस, तो इसको इन्होंने एक साथ मिलकर पढ़ा। सेम ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी दिया। तो यहाँ पर एल देखो किसके लिए है? फॉर द लायन। के सेम सिंबल है ना, ट्राइंगल के लिए। फिर इसके बाद आई, जो अभी आपने ऊपर में देखा ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या हो? ओ, सेम सिंबल। एंड लाइक एज ए स्क्वायर, सो इट इज अ पी, है ना। फिर ए फॉर दिस बर्ड एंड आफ्टर दैट डी, और इसको या टी भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट आर, दिस टाइप ऑफ द सिंबल एंड ए। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको सिंबल्स मिलेंगे। सो यार यहाँ पर जो सिंबल देख रहे हैं आप, इनके बारे में आप आसानी से देख सकते हैं। सो फॉर एल, यहाँ पर देखिए एल फॉर लायन, लॉयन शेर के लिए, तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया बना है, यानी कि ए फॉर एनी बर्ड। एक बार जो उन्होंने जान लिया, सो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस क्या कर सकते थे? वो इसको पढ़ सकते थे, इजिली इसको समझ सकते थे। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, है ना, टॉपिक फॉर अस। नाउ वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर, प्लीज स्टे ट्यून विद द चैनल एंड इट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिस्ट्री एंड द डेट्स, इतिहास और डेट का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। सो इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे बीसी एंड हिंदी में आप पढ़ रहे होंगे ईसा पूर्व। सो इन द इंग्लिश ऑलवेज मेंशन दैट बीसी एंड इन द हिंदी इट मेंशन अबाउट द ईसा पूर्व। तो इसका मतलब क्या है? बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। तो क्या होता है? एंड इन द इंग्लिश ऑल्सो समटाइम मेंशन एडी एंड इन द हिंदी लिखा होता है कि ईस्वी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सो एनो डोमनी, ये क्या है? एनो डोमनी, इट इज अ लैटिन वर्ड। इसका तात्पर्य क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी बीसी ईसा मसीह के जन्म से पहले, है ना। तो ईसा पूर्व, और ये ईस्वी हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है। सम टाइम ऑल्सो मेंशन एट CA, यानी कि कॉमन एरा, जो प्रेजेंट टाइम, तथा BCA भी लिखा होता है। सो इट इज अ BCA बिफोर कॉमन एरा। तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं किसके लिए? कि हम तिथियों को जाने। नाउ समटाइम्स इन द इंग्लिश ऑल्सो लाइक दिस BP। तो BP इट मीन्स बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले, जैसे कि हम अभी यहाँ पर हैं। सो इससे पहले का ये समय। सो हेयर दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग
ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इतिहास क्या है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं. सो इट इज ओनली लाइक एज अ स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ दिस सिलेबस. तो आप अभी धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे जैसे ऊंची की क्लास में जाएंगे, नए नए चैप्टर्स में जाएंगे, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा क्या करें, संयम बरतें, है ना, पेशेंसफुल. इसके बाद ही जैसे नेक्स्ट आएगा तो वहाँ पर हम आपको ज़्यादा जानकारी लेकर आएंगे. दूसरा बात ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट दिस कि आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द 6th क्लास NCERT बुक. तो बहुत ज़्यादा पेशेंस होने की जरूरत नहीं. सो इन द लास्ट, इफ़ यू लाइक आवर चैनल, है ना, कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टिप टॉप क्लासेज. थैंक्स अ लॉट फॉर द PDF फाइल. ऑल्सो सब्सक्राइब ऑन द टिप टॉप क्लासेज टेलीग्राम चैनल. थैंक यू so much.